अगर कोई व्यक्ति को ईएसआई में रजिस्टर कर लें और ये अनऑर्गेनाइज लेबर को भी हमने अलाउ किया है, तो आज उसके पूरे परिवार का 100% हेल्थ केयर ईएसआई के माध्यम से संभाला जा सकता है। आज प्रोविडेंट फंड में 10-12% अगर जमा हो जाए तो उसकी वृद्ध उम्र में उसको सोशल सिक्योरिटी मिले, सही है, ये अच्छा है कि बुरा? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी ये बात जो है ना आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो मंथन किया जा रहा है। लेकिन मैं आम लोगों की परेशानी को या तो आप लोग नहीं समझ पा रहे, आप जो आप डिबेट या जो पैराडाइम लाने की कोशिश कर रहे हैं उससे लोग नहीं समझ पा रहे। लाइनें खत्म नहीं हुई हैं। आप लोग 50 दिन की, आप 50 दिन की, पीयूष जी एक मिनट, आपने 50 दिन की बात की, क्या प्रधानमंत्री ने बात की है 50 दिन की? क्या आप इस बात पे इस मंथन के स्टेज पर ये बताएंगे कि 50 दिन के बाद जो जितनी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी? क्या लोगों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? हाँ या ना? हाँ, एकदम बकायदा जो लोगों की कठिनाइयां जो आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, हाँ, वो खत्म होंगी। लेकिन आज भी जो हम आकलन निकाल रहे हैं, प्रोजेक्ट का क्या मतलब? हम लोग वही दिखाते हैं जो सामने है। हाँ, तो आज के दिन आप देखेंगे तो आज दिल्ली हो या बाहर हो, हाँ, मैं मुंबई से आता हूँ, आज मुंबई में लाइनें अगर कम हुई होंगी, आप मुंबई में जाके देख लीजिए, लाइनें कम हुई तो जो जमा करने वाले लोग भारत में कोई लाइन नहीं है। नहीं, जो जमा करने वाले लोग हैं वो खत्म, वो कम हुए होंगे। दुर्भाग्य से कुछ जगहों पे व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि वहां लोगों को एडजस्ट करने में समय लग रहा है। लोगों को एडजस्ट करना होगा कि अब ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस करनी है, फॉर्मल व्यवस्था के साथ जुड़ना है। तो ये कुछ जगहें हैं जहां पे लोगों को मुश्किल हो रही है क्योंकि वहां की व्यवस्था अभी सुधरने को समय लग रहा है। ऐसे कोई पॉकेट्स हो सकते हैं, पर साधारणतः देश में समस्या कम होते जा रही है। दक्षिण में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इधर किधर से तकलीफों की खबरें नहीं आ रही हैं। आज सुबह वित्त मंत्री जी खुद 50 एटीएम्स में गए थे दिल्ली में, किधर 15-20 लोग थे, किधर 16-40 लोग थे, इससे अधिक किधर आज नहीं थे। हाँ, अगर कुछ लोग पॉलिटिकली जाके वहां खड़े रह के और लाइनें दिखाना चाहे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं ले सकती। देखिए, एक बात बताइए कि काले धन के साथ ये मुहिम शुरू हुई थी कि काला धन वापस लाना। आज जो पैसा बैंकिंग चैनल्स में आ चुके हैं उसमें से आपका क्या अनुमान है कितना पैसा जो है वो काला धन है? वो तो जब टैक्स रिटर्न भरे जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं फर्स्ट स्टेज जो काले धन के लिए। हाँ, कुछ विपक्षी लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं तो मैं समझता हूँ उनको ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि उनका धंधा ही ऐसा रहा है, तो वो ज्यादा बता पाएंगे काला धन कितना, क्योंकि ये आखिर तो आप बिना आकलन के काले धन की बात कर रहे? नहीं, कैमो की सरकार तो आपने भी 10 साल झेली, हमने भी झेली। पर क्या आपने बिना आकलन के, काला धन के बिना आकलन के ही आपने डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस शुरू किया? आकलन तो जनता के पास है। आखिर 1,86,000 करोड़ का जो देखिए घोटाला हुआ वो जनता को मालूम है। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का ये प्रोसेस शुरू किया तो कोई तो अनुमान लगाया होगा कि इतना % जो है वो काला धन होगा। मैंने आपको बताया ना कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो अनुमान वर्ल्ड बैंक ने भी बनाया वो 20% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, लेकिन उसमें से कितना धन काला धन के रूप में जनरेट हुआ, नॉन टैक्स पेड हुआ, वो तो अब जब पैसे जमा हो जाएंगे और उस पर टैक्स कलेक्ट होगा तभी मालूम पड़ेगा। हमको जानकारी तभी मिल सकती है अगर हमने कोई हिस्सा लिया हो उस काले धन बनाने में। जिन्होंने वो काम किया, आपको तो ये सवाल उनको पूछना पड़ेगा, उसकी जवाबदारी तो हम नहीं ले सकते। एक बात जो है वो ये है कि कुछ लोग ऑफ कोर्स सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं आप सबके पास वापस आऊंगी, लेकिन एक सवाल जो है पीयूष जी, और बहुत अहम सवाल है कि आप लोग हर जो भी डिबेट या डिस्कशन है या उसका जो भी मुद्दा होता है उसको आप विपक्ष पे डाल दे रहे हैं। तो विपक्ष पे ही डाल देना क्या इस सरकार की वो प्राथमिकता है कि हर चीज का वो विपक्ष? हम बड़े दुख से कहते हैं क्योंकि विपक्ष ने क्या कारनामे किए 10 साल वो सबको पता है। दूसरी बात, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है। पहले अनाप शनाप कारणों से चर्चा में डिस्टर्ब करना चाहती है, फिर उनके मांग पे प्रधानमंत्री जी भी आ गए, उसके बावजूद चर्चा नहीं की क्योंकि चर्चा करने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। उनको भली बात ही पता है कि आज पूरे देश में जनता का समर्थन प्रधानमंत्री जी के साथ। इससे मुझे दुर्भाग्य से विपक्ष की आपको मैं एक बात बताऊं, हम तो कम से कम एक्ट कर रहे हैं,
We are acting against corruption. We are acting against black money. We are acting to help the unorganized labor get minimum wages. We are acting to give service to the poor. हम एटलीस्ट कोई पैरालाइज सरकार नहीं चला रहे। एक अभी राहुल गांधी जी का बयान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से पता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर भी आक्षेप लगा दिया है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ कागजात ऐसे हैं जिससे मैं तो इतने दिनों से निकाल क्यों नहीं रहे हैं? वो कागजात के लिए सिर्फ बोलते जा रहे हैं कागजात है। जैसे वो पहले वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे, उन्होंने एक ही बात वुमेन एम्पावरमेंट पहली बार कुछ कहते क्यों नहीं है? उन्होंने प्रधानमंत्री पर अटैक किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? पर्सनल अटैक उन्होंने किया है प्रधानमंत्री पर। उनको करने में उनकी पूरी छूट है, विपक्ष के नेता है, उनकी जिम्मेदारी है वो अटैक करते रहे। जनता अपने आप उसका निर्णय लेगी और जनता पहले भी निर्णय दे चुकी है और मौके मिलेंगे निर्णय देने के। जनता इस देश की सक्षम है, बहुत समझदार है और जनता ने उनकी काबिलियत पूरी अच्छी तरीके से देखी। एक सवाल और, आपका जो रैंक एंड फाइल काडर था, क्या वो डीमोनेटाइजेशन के लिए तैयार था? जो आपके 10 तैयार कैसे हो सकते हैं? उनको भी पता नहीं था। उनको भी पता नहीं था, तो क्या आपने उनको एक्टिवेट क्यों नहीं किया? कल देखा कि वो लड्डू बांटे जा रहे हैं, दिल्ली में लड्डू बांटे गए आपके काडर की तरफ से। बीजेपी लड्डू नहीं बांटे गए, वो अप्रिशिएट किया गया कि लोगों को जो परेशानी लड्डू खिला रहे हैं। वो तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को परेशानी हुई और उसके बावजूद इतना भारी समर्थन जनता ने हमें दिया, उसकी अप्रिसिएशन, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। जी, एक परिवार में एक लड्डू का था। आपको लगता है कम है तो मैं मनोज जी को रिक्वेस्ट करूंगा जरा यहाँ पे और ज्यादा आके बिठवा दो। पर्सनली मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ। आपने कहा जेटली जी तो जहाँ लाइन में गए हैं उनको तो लाइन ही नहीं लगी। आप प्लीज बता दीजिए कौन से एटीएम है? हम लोग को नहीं मिला है पैसा अभी तक। हम चाहते हैं वो एटीएम बता दें कहाँ लाइन में है। कम से कम पढ़े लिखे समझदार युवा युवती आप तो जुड़ सकते हैं फॉर्मल इकोनॉमी के साथ। मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम कैश में खरीदते हैं कोई गारंटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है सामने वाले ने उसको रिकॉर्ड पे लिया कि नहीं, उस पे वैट पे किया कि नहीं। आखिर वैट जाएगी तो दिल्ली की सरकार हो सकता है कुछ जनता की सेवा में उसको लगाए। अगर सर्विस टैक्स पे होगा तो वो पैसा जनता की सेवा में लगेगा। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर इनकम टैक्स पे होगा प्रॉफिट पे, तो वो पैसा राज्य सरकारों को 42% मिलेगा। बाकी पैसा भी अलग अलग स्कीम में जाएगा। तो मुझे लगता है हम सबकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार का हाथ बटाए और जो लोग बेईमानी करते हैं, रिकॉर्ड पे ट्रांजैक्शन नहीं लाते हैं, उन पे रोक लगाई जाए और ईमानदारी से सब ट्रांजैक्शंस पे टैक्स पे किया जाए। तब जाके जीएसटी और सब टैक्स के रेट्स कम हो पाएंगे, ब्याज के दर कम हो पाएंगे, इनकम टैक्स का रेट घटेगा। इनकम टैक्स का रेट घटेगा। वो तो वित्त मंत्री को पूछना, आज शाम को आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए पीयूष जी, सब ये घरेलू सा सवाल है, बहुत घरेलू। आप अपनी डोमेस्टिक हेल्प को कैसे पैसा देते हैं ये बताइए। अभी बताता हूँ। अभी तक मैं भी कैश में देता था क्योंकि ये इस देश की परंपरा थी। इस महीने मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो अभी चेक से दिया जाएगा और मैं भी बहुत आनंद में हुआ, मैं भी बहुत खुश हुआ। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, अनुराधा जी आपसे भी, आपके चैनल में जितने कर्मचारी हैं, फिर अगर आपके यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी इंसिस्ट करो वो भी नीचे चेक से पे करे। मैंने अपनी सब कंपनीज में रूल बनाया, एक वेबसाइट बनाई। कोल इंडिया के लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं कोल इंडिया में, और वैसे अभी सब कंपनियों में कर दिया पीएसयू। तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे देते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदारी बना दी कि वो चेक से ही पे करेगा, पीएफ ईएसआई का रिकॉर्ड बनेगा, और वो सब मैंने वेबसाइट पे पारदर्शिता के कारण ट्रांसपेरेंटली सब वेबसाइट पे अनाउंस कर दिए।